हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नो फ्रेंड्स, हम लोग अगर हमारे आज के सेशन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के सेशन के अंदर में हम लोग काफी सारे जो है इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो है 8 तारीख की टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो जल्दी जल्दी से एक बार बता देंगे सब कुछ बराबर से है या नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, आवाज बराबर से आ रही है या नहीं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स हम लोग मैं यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने सेशन को पहले ही लाइक कर दिया था, सेशन स्टार्ट होने के पहले ही, ताकि जो है फ्रेंड्स चाहे कुछ भी हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग पूरी एनर्जी के साथ में आप लोगों के लिए लगे रहे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन करने वाली कंट्री कौन सी है। ठीक है, इंडिया, ब्राजील, यूएसए, कनाडा। ठीक है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं गन्ने का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो गन्ने का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश जो है फ्रेंड्स ये है ब्राजील। ठीक है, कितना परसेंट लोगों ने आंसर किया है? केवल 39%, 39% लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, तो आंसर इसका ब्राजील होने वाला है। इंडिया जो है फ्रेंड्स ये सेकंड नंबर पे आता है गन्ने के प्रोडक्शन के मामले में। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। आप लोगों को मैं एक स्टेटिस्टिक्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो शुगर केन प्रोड्यूसिंग के मामले में, ठीक है, सबसे आगे कौन है? शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे ब्राजील है, इंडिया सेकंड नंबर के ऊपर में आता है। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, कि सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है। अगर सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछ लिया जाए तो बीच में महाराष्ट्र हुआ था, फिर से वापस से उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप बन गया है शुगर केन प्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन जो है वापस से, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में होने लगा है एज पर द लेटेस्ट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ने में मदद करेगा। बताइए यहाँ पर में कि किसी राज्य में विधान परिषद, बहुत ही प्यार से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। मतलब किसी एक राज्य के अंदर में आप विधानसभा के साथ साथ में, विधानसभा तो होती है, साथ में विधान परिषद भी आप लोग डाल सकते हो। जैसे हमारे संसद के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, ठीक है, लेकिन हर राज्य में केवल विधानसभा होती है, विधान परिषद ऑप्शनल है। जैसे बिहार के अंदर में मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, राज्य के अंदर में विधानसभा तो सभी के पास में है, ठीक है, विधानसभा सबके पास में है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों के पास में है। और कौन कौन से 6 राज्य है ये जिनको द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पहले जम्मू कश्मीर भी होता था, अब जम्मू कश्मीर इसमें नहीं है। ठीक है, तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में विधान परिषद है, विधान परिषद। ओके, विधान परिषद के बारे में बात की गई है मतलब आर्टिकल नंबर 171 में कि विधान परिषद का कंपोजिशन कैसा होगा, कौन कौन उसके मेंबर हो सकते हैं, उसकी योग्यता क्या है, वगैरह वगैरह। 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। और गवर्नर भी विधान मंडल जो है, राज्य की विधानमंडल, उसका सदस्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स राज्य की विधानमंडल 3 पार्ट से मिलकर बन सकती है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अगर विधान परिषद है वहां, तो विधान परिषद कौन कौन से 6 राज्यों में, जल्दी बताइए। अगर मान लीजिए कि कल जाके जो है हम लोगों का बिहार के अंदर में एक डिसीजन बनता है कि यूपी, बिहार के अंदर में विधान परिषद को खत्म करना है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत लिया जाएगा डिसीजन? अब यहां पर में आप लोग देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब बात आती है यहाँ पर में विधान परिषद बनाने की और हटाने की, तो वो शक्तियां किसको दी गई है? वो शक्तियां दी गई है आपके संसद को। ठीक है, और वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 169 के तहत। आर्टिकल नंबर 169 के तहत संसद के पास में ये जो है शक्तियां है, संसद जो है वो पावरफुल है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद बना सकती है या हटा सकती है। ठीक है, कोई है यहाँ पर में जो बिहार के बाहर या उत्तर प्रदेश के बाहर का हो और लेक्चर देख रहा हो? हाथ ऊपर करके बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके कोई फॉर एग्जांपल कोई झारखंड से देख रहा है लेक्चर, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है झारखंड की, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि झारखंड में उनके पास में विधान परिषद बनाई जाए, तो वो जो है केंद्र सरकार को क्या करेंगे? वो केंद्र सरकार को भेजेंगे अपना प्रस्ताव।
संसद के अंदर में फिर वो केंद्र सरकार प्रस्ताव लेकर आएंगी कि विधान परिषद बना दी जाए झारखंड के अंदर में, क्योंकि झारखंड के अंदर में आपको पता है विधानसभा तो है ही, विधान परिषद भी बना दी जाए। तो संसद ये डिसाइड करेंगी एज पर आर्टिकल नंबर 169। तो आर्टिकल नंबर 169 के तहत, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 171 और 169 में फर्क क्या है, ध्यान से समझो आप लोग। मुझे पता है, ठीक है, मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बता सकता हूं कि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 171 के अंदर 169 में ये बोला गया है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 169 के अंदर 169 में कि संसद के पास में ये अधिकार होगा कि किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है, या अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसको खत्म करना है। ठीक है, ये संसद के पास में पावर होगा आर्टिकल नंबर 169 के तहत। और आर्टिकल नंबर 171 ये कहता है कि अगर किसी राज्य के पास में विधान परिषद है तो उस राज्य के अंदर में विधान परिषद में जो है कितनी सीट हो सकती है, ठीक है, जैसे मिनिमम 40 होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती विधानसभा के, फॉर एग्जांपल इस तरीके की कुछ चीजें आप लोगों की दी गई है, क्या योग्यता होंगी वगैरह वगैरह, वो 171 में दिया गया है। लेकिन विधान परिषद बनाना और हटाने का प्रावधान आर्टिकल नंबर 169 में। क्लियर हो गया? ये बता दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से प्लीज, ये क्लियर हो गया? चलो गुड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके ऊपर में अब मैं आप लोगों को अच्छे से बार बार क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा, ठीक है। राज्य की विधान मंडल का जो भी सारी जानकारी है वो आपके पार्ट नंबर 6 के अंदर में दी गई है संविधान के। ओके, नाउ अब देखिए हमारा आर्टिकल नंबर 368 क्या कहता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बनाना भी और हटाना भी, ठीक है, ये दोनों 169 के अंदर में दिए गए हैं। निधि शर्मा भी ठीक है, थैंक यू वेरी मच शबनम मिश्रा जी, सो स्वीट ऑफ यू। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल नंबर 368 की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो हमारे भारत के संविधान के अंदर में 3 प्रकार के जो है इमरजेंसी दी गई है, ठीक है। वो 3 प्रकार की इमरजेंसी जो है उन्हीं के बारे में यहां पर मैं बात हुई है। मैं आपको तीनों प्रकार की इमरजेंसीज बता देता हूं। आर्टिकल नंबर, ठीक है, आपका 352 आर्टिकल 368 के अंदर में आपका अमेंडमेंट के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अगर आपातकाल की बात निकली तो वो बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 352 के अंदर में आप लोगों का दिया गया है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 356 के अंदर में दिया गया है आपका प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल जिसको आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ठीक है। बताइए राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है बिहार के अंदर में, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, शासन, तो कितने बार लगा है राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल नंबर 360 के अंदर में दिया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब होता है वित्तीय आपातकाल। बताइए देश में कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है कि भाई देश के पास पैसा ही नहीं बचा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 368 जो है जिसका क्वेश्चन में पूछा गया है वो बोलता है आपसे कि हमारे भारत के संविधान के अंदर में जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया क्या होंगी, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, जो संविधान में संशोधन होते हैं ना, चेंजेस होते हैं संविधान के अंदर में, हम कुछ जोड़ते घटाते हैं, उसके बारे में जानकारी। तो आप लोगों का पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान के अंदर में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 368 में दी गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये जो कंसेप्ट है आपका आर्टिकल नंबर 368 वाला कि जिसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो है फ्रेंड टीआरई 4.0 की बैच के अंदर में पूरा जो अलग अलग जगह से हमने जो प्रावधान लिए उसके अंदर में मैंने आपको करवाया हुआ है। तो साउथ अफ्रीका से ये प्रावधान हमने लिया है, ये याद रख लीजिएगा प्लीज। मैं आपसे लास्ट में जो है वो पूछ लूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग अलग जो प्रकार के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है और इसके ऊपर में बेस भी मैंने क्वेश्चन रखा है आप लोगों के लिए, तो रेडी रहिए आप सभी लोग, ठीक है। केवल 8 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1150 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 824 आप लोगों ने लाइक कर दिए। जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे सेशन को ताकि हम लोग जो है फ्रेंड्स इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब ये भारतीय प्रायद्वीप क्या है ये भी समझने वाली बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला, ये देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का ये हमारा भारत है, ठीक है। तो ये भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब या पेनिनसुला का मतलब होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई भूमि हो उसको कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। तो ये पेनिनसुला भारत का जो नीचे वाला हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा है। तो दक्षिण भारत की या भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है फ्रेंड्स आप लोगों की अन्नाईमुड़ी, ठीक है, जो कि केरला राज्य के अंदर में, कहां पर में है, केरला के अंदर में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनेगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी,
ठीक है, जो कि दक्षिण भारत के अंदर में सबसे ऊंची चोटी है, केरला के अंदर में मौजूद है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करके, ये आप देखिए, ये मैप है, ठीक है, पूरा अच्छा सा, ठीक है। यहाँ पर मैं डोडा बेट्टा, और ये अनाईमुड़ी आप लोगों को दिख रहा है, केरल के अंदर में है। 2695 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। ओके, चलिए, तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर आप लोगों से पूछ सकते हैं भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, किसी भी प्रकार से, अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर में एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सीडीएस के अंदर में आया था, ये आपका 10 अप्रैल 2022 को क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कौन से वाले राज्य के अंदर में है, उसके एरिया का, ठीक है, परसेंटेज के अनुसार, हाईएस्ट परसेंटेज। देखो, दो होता है, एक तो होता है परसेंटेज के अनुसार, मतलब कोई राज्य है उसका ज्यादातर हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज, उस राज्य के एरिया के परसेंटेज में सबसे ज्यादा कौन सा है। और एक होता है एरिया के अनुसार कि सबसे ज्यादा जंगल कौन से राज्य में है। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जंगल कौन से राज्य के अंदर में है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, तो सबसे ज्यादा जंगल अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाए फ्रेंड्स आप लोगों का, तो सबसे ज्यादा जंगल आप लोगों को मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है, क्षेत्रफल या एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में, ठीक है, एरिया के हिसाब से। बट यहाँ परसेंटेज के हिसाब से पूछा है कि उस राज्य का पूरा एरिया जो है, उस राज्य का एरिया, उसमें सबसे ज्यादा उस राज्य के एरिया का प्रतिशत। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर में आपका जो मिजोरम है, ठीक है, उसमें उसमें 84.53, 84.53%, ठीक है, 84.53% उस राज्य का एरिया जंगलों से घिरा हुआ है, ठीक है, मिजोरम के अंदर में। तो आंसर यहां पर में आपका मिजोरम हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जंगल प्रतिशत के अनुसार कहां पर में है। ओके, प्रतिशत के अनुसार। तो प्लीज ये दोनों पॉइंट याद रखिए आप लोग। ओके, ये दोनों याद रखना है आप लोगों ने। मिजोरम में, ठीक है, आप लोगों का 84.53% प्रतिशत के अनुसार है, और एरिया, ठीक है, एरिया के अनुसार सबसे ज्यादा जंगल कहां पर में है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में। दो चीजें, क्षेत्रफल पूछे तो मध्य प्रदेश, परसेंटेज पूछे तो आप लोगों का हो जाएगा यहां पर में मिजोरम, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, ठीक है। ISFR की जो रिपोर्ट है 2021 की, जो अभी आप लोगों के पास में लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट अवेलेबल है उसके अनुसार, ठीक है, तो ISFR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो है ज्यादा जंगल क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में, प्रतिशत के अनुसार मिजोरम के अंदर में। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, इसीलिए आप लोगों के लिए ले लिया है। 931 लाइक हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। मैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है? भाखड़ा नांगल बांध। अब देखिए, मैं इसी क्वेश्चन के बाद में आप लोगों को जो है एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूं, जिससे आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है फ्रेंड्स आपका क्या झीलम में बना है, चेनाब पे, सिंधु नदी पे, या सतलज नदी के ऊपर में? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सतलज नदी के ऊपर में बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मोटिवेटेड फील कर सके यहाँ पर में। ओके, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। तो आप लोग देखिए यहाँ पर में आप लोगों को हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर में, और हिमाचल प्रदेश वाले साइड के अंदर में भाखड़ा नांगल डैम आप लोगों को दिखाई देगा, भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड टेहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है, ये उत्तराखंड के अंदर में है। सलाल डैम जो है ये चेनाब नदी के ऊपर में आप लोगों का, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर में है, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम जो है चंबल नदी के ऊपर में है, राजस्थान के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ डैम्स थे। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं। मुझे लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने के अंदर में भी आप सक्षम हो गए होंगे। प्लीज इसको देखिए यहाँ पर में। ये क्वेश्चन सर यूपी टेट में भी पूछा है। चलिए, प्रियंका विनोद जी जो है उन्होंने बोल दिया है कि ये क्वेश्चन यूपी टेट के अंदर में भी पूछा है, तो और अच्छी बात है। आपके साथी आपको मोटिवेशन दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो आप लोग एग्जाम के अनुसार पूरा पढ़ रहे हो आप लोग हर तरीके से। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपका जो 8 तारीख वाली टेस्ट है उसके ऊपर में एक अपडेट है, वो मैं आप लोगों को दे देता हूं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा।
जी। तो देखिए फ्रेंड्स, नांगल डैम या भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी के ऊपर में है, ठीक है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है, सरदार सरोवर डैम इंदिरा गांधी सागर डैम नर्मदा नदी के ऊपर में है, ठीक है। हीराकुंड डैम जो है आप लोगों का फ्रेंड्स महानदी के ऊपर में है। नागार्जुन सागर डैम कौन से नदी पर है? नागार्जुन सागर डैम की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये कृष्णा नदी के ऊपर में है, मिलेगा आप लोगों को कृष्णा नदी पर, ना कि गोदावरी नदी के ऊपर में, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर डैम, प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। आप लोगों के लिए, ठीक है, कृष्णा नदी के ऊपर में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पर में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है ये, ठीक है। कृष्णा नदी जो है वो बॉर्डर बनाती है थोड़ी सी कुछ जगहों के ऊपर में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर में, तो उसकी बॉर्डर पर स्थित है, बिल्कुल एग्जैक्टली बॉर्डर पर, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर के ऊपर में, ठीक है। कृष्णा नदी पर कौन सा वाला डैम? नागार्जुन सागर डैम। तो लिख दीजिए आप लोग, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी के ऊपर में स्थित है। और ये चारों के चारों आप लोग लिख लीजिए। और एक एक काम करना है आप लोगों ने, आप लोग क्या करोगे, ठीक है, इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछोगे नीचे में, ठीक है, अपने साथियों से। जब आप पढ़ रहे होंगे तो नीचे में क्वेश्चंस पूछते रहिएगा आप लोग अपने अपने साथियों से, ठीक है, ताकि वो लोग आंसर करें, आप लोग उनसे पूछे, आपको भी समझ में आएगी किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर मैं हमारे एक क्वेश्चन ये इस प्रकार का भी बन सकता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को इमरजेंसी के आर्टिकल्स के बारे में बताया। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 1000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए जल्दी जल्दी से। पिंटू कुमार जी, हिंदी में 8 नंबर है, जनरल में 74 है। अभी जो है आप फाइनल वाली तो आने दीजिए पहले, आपका फाइनल वाली, उसके बाद में तो होगा आपका। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 352 के तहत, ठीक है, आप क्या करते हो, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल नंबर 356 के तहत जो आर्टिकल नंबर 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी 352 की जोड़ी जो है ये लगेंगी आपकी 2 के साथ, 356 की जो जोड़ी है वो लगेंगी 1 के साथ आप लोगों की। तो ये गलत है, उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ठीक है। और अनुच्छेद 360 जो है वो आपको वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पर मैं जब क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोगों में से कई सारे लोगों ने जो है आंसर लगाया सी, जबकि सी गलत है। आप लोगों का आंसर होगा बी, क्योंकि आपसे पूछा गया कि कौन सा गलत ढंग से मेल खाता है। यहां पर मैं जिसने ध्यान दिया होगा वो ये क्वेश्चन कर पाया होगा, ठीक है। और कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया पता है? 42% लोगों ने केवल। और उसके अलावा 31% लोग हैं जिन्होंने सी आंसर लगाया। 31% लोग जो इसमें कंफ्यूज हो गए थे। देखिए, तो ये कितना बड़ा नंबर है यहां पर में। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इस तरीके से इनकरेक्टली या करेक्टली जो पूछा जाता है उस पर भी ध्यान दिया कीजिए आप सभी लोग, ओके। और इसके लिए ही आप लोगों की जो है फ्रेंड टेस्ट वगैरह ली जा रही है कंटिन्यूअसली। हम लोग जो है आप लोगों के लिए टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी हम जितनी भी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे और चीजें हो रही है, और ज्यादा एनहांसमेंट करते जा रहे हैं, एनहांसमेंट करते जा रहे हैं आप लोगों की, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन अब इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था तो डायरेक्टली मैंने उठा लिया, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आंसर कर दीजिए डायरेक्ट डायरेक्ट। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और विधान परिषद की समाप्ति, जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा, ठीक है। 75% लोगों ने अब तक सही आंसर दिया है, 75%, ठीक है। उस समय जब मैंने पूछा था तो बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था, लेकिन अब 75% लोग जो है वो सही आंसर कर रहे हैं। तो 75% लोगों का आंसर सही है आर्टिकल नंबर 169 के तहत, ठीक है। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने आप लोगों को, तो कमेंट में भी लिखते जाइए आप लोग, ताकि आप लोगों को याद होता जाए सारा की सारी चीजें, ओके। नाउ अब जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज बता दूं, देख रहा है आप लोग की रिवीजन के जरिए आप लोगों का परसेंटेज बढ़ता है। अब देखिए 75% लोगों ने सही आंसर दिया रिवीजन की वजह से, ठीक है।
और इसी तरीके का अप्रोच जो है फ्रेंड्स हम लोग जो है सारा का सारा क्लासेस के अंदर में रखना चाहते हैं, स्पेशली पेड क्लासेस के अंदर में भी, जो हम लोगों का टारगेट है कि हम टॉप 100 रैंक के अंदर में लेकर आ रहे हैं। इसी वजह से एक टेस्ट ऑर्गेनाइज की गई थी, 31 तारीख को महा टेस्ट थी, बच्चों ने बहुत बढ़िया जो है परफॉर्म किया है। इससे समझ में आ रहा है कि टीचिंग परीक्षा जो है कंटिन्यूअसली टीचिंग परीक्षा के बच्चे, ठीक है, जो एक टारगेट है, जो मिशन है हमारा टॉप 100 के अंदर में मैक्सिमम बच्चे लेकर आने का, और टीआरई 4 के अंदर में मैक्सिमम सिलेक्शन जो है वो टीचिंग परीक्षा का होना चाहिए, ठीक है, उसके आप लोग करीब बढ़ते जा रहे हो। इसी वजह से एक और टेस्ट आप लोगों के लिए रखी है, टीचिंग परीक्षा महा टेस्ट 8 सितंबर को, ठीक है। आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो इनाम है, फर्स्ट रैंक आपका, ठीक है, 5051 है, ठीक है, आप लोगों का। ओके, सेकंड रैंक जो है वो 3100 रुपए है, थर्ड रैंक 1001 है, ठीक है, और फोर्थ से लेकर 10 तक जो है 500 रुपीज का इनाम है आप लोगों के लिए। ये इनाम में एक पारितोषिक है आपका, ठीक है, आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए ये इनाम है, ताकि आप लोग और ज्यादा मेहनत कर सके, ठीक है। तो ये महा टेस्ट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज हो रही है। तो ये नैन्सी मेहरा जो है, ये इनके परिवार वालों ने इनको सिखाया है कि जो है दूसरों को डिमोटिवेट करके, जैसे वो बोल रहे कि सर टीआरई 4 आएगा तब ना रैंक आएगी, तो वो यहाँ पर मैं पता है कि वो भजिए तलने आई थी, ठीक है, उनके मम्मी ने भेजा था उनको कि भजिए तल कर आ बेटा वहां पर में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऑर्डर्स वगैरह भी लेकर आ जाना। ओके, भजिए तलने के लिए आई है वो, जब उनको पता है कि नहीं, जब उनको लग रहा है ऐसा है कि नहीं आएंगी, तो फिर वो क्यों पढ़ रही है? एक्चुअली वो खुद धीरे 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 चुपके चुपके पढ़ रही है। जब उसको पता चला यार सब बाकी लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं, तो एक काम करती हूँ ना, कुछ जो है अपना प्रदर्शन करते, जो सिखाया गया है घर वालों की तरफ से, ठीक है, उसका प्रदर्शन करते हैं, ताकि मम्मी को स्क्रीनशॉट दिखा सकूंगी, देखो मम्मी मैंने कितने सारे जो है 1600 से ज्यादा बच्चों को डिमोटिवेट करके आई हूँ करके मैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं। तो भाई सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो इस तरीके के पंगे मत लिया करो जबरदस्ती, ठीक है। तो महा टेस्ट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, महा टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है। जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, जो नहीं करेगा वो वैसे ही पीछे रह जाएगा। देखिए, कोशिश करने वालों को उतना, ठीक है ना, जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं ना, उतना ही मिलता है जो इंतजार करते हैं वो लोग। तो 8 सितंबर को आप लोगों की ये टेस्ट है, ठीक है, ये पूरी की पूरी। अब जो है फ्रेंड्स, आप लोगों के ऊपर में है कि आप लोग पढ़ाई करते हो या नहीं, आपका भविष्य है, आपके परिवार है, ठीक है। जब आपका बच्चा जो है बीमार होगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, एक बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूँ एक चीज आपको, ये इस तरीके के जो लोग रहते हैं ना, बस 1 मिनट लूंगा, एक परिवार का सदस्य होने के नाते आप लोगों के, जब आपकी शादी हो जाएंगी, लड़कों की बात करो, ठीक है, शादी हो जाएगी, बच्चा बीमार होगा, और वाइफ बोलेंगी कि इसको हॉस्पिटल ले जाना, और हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं रहेंगे ना, और जो ईगो हर्ट होगा ना तुम्हारा, ठीक है, उस दिन ये इस तरीके के कमेंट्स याद आएंगे तुमको कि काश उस दिन जो है वो कमेंट पे ध्यान ना देकर पढ़ लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। दानिश सर जब बोल रहे थे कि मेहनत कर लो, ठीक है, अपने आप को मजबूत बना लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। जब लड़कियां जो है उनके ऊपर में एक ताना कसा जाएगा कि यार ये तो इनएक्टिव रहती है, केवल चूल्हा चौका कर सकती है, कुछ और नहीं कर सकती, इनका कोई योगदान नहीं होता सोसाइटी के अंदर में, और आप देखोगे कि बाकी लड़कियों की भ्रूण हत्या कर दी जा रही है, ठीक है, उन लोगों को जो है प्रताड़ना दी जा रही है, तब आप लोगों को एहसास होगा कि यार मेरे वजह से काश मैं पढ़ लेती तो वो दूसरी लड़की को जो है वो इस तरीके की प्रताड़ना नहीं होती, ताकि क्योंकि एक समाज में फैलता कि लड़कियां भी कुछ कर सकती है। उस दिन आपको एहसास होगा कि अपराध बोध होगा कि काश आप अच्छे से मेहनत कर लेती तो अच्छा होता, ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें, जैसे देखिए विपिन कौर बता रहे हैं कि यहाँ पर विपिन कुमार बता रहे हैं कि बच्चे को हॉस्पिटल से लाकर भी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए ये एक चीज होती है, और ये जिंदगी का फैक्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जिंदगी है, यही एक्चुअल रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों के पास में कोई मौका नहीं होगा कि किसी ने बताया नहीं करके, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो ये टेस्ट है आप लोगों की, सबके लिए ओपन है, और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने इस टेस्ट को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है, इसका पूरा सिलेबस जो है आप लोगों का रहेगा, सिलेबस रहेगा आप लोगों का 4.0 का, टीपी का 4.0 का जो सिलेबस हुआ है टीचिंग परीक्षा का, ठीक है, वो रहेगा। और इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है, रैंक बूस्टर जो सीरीज है आप लोगों की, रैंक बूस्टर सीरीज, ठीक है, उसमें हमने आपके लिए 2 चेंजेस उसमें किए हैं। पहली बात तो रैंक बूस्टर सीरीज जो हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले थे, हम लोग 8 तारीख की जो टेस्ट होंगी उसके बाद स्टार्ट करेंगे, 9 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग और ज्यादा सिलेबस जो है पहले इसके अंदर में कंप्लीट कर सके, और ज्यादा जो है हम लोग इस जो है मेहनत कर सके। दूसरी चीज, मैं एक घोषणा और कर रहा हूं आप लोगों के लिए, टीचिंग परीक्षा के जितने भी 4.0 के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एक विशेष घोषणा, ठीक है,
₹499 का एक जो कोर्स है आपका, जिसके अंदर में हम 10, ठीक है, वीडियो मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, ओके, ये आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि कंप्लीट, ठीक है, 100 जो आप लोगों की टेस्ट है, आप की जो भी आप लोगों की रिस्पेक्टिव टेस्ट है, जैसे पीआरटी के अंदर में और उसके अंदर में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप लोगों की इन वीडियो मॉक टेस्ट के अंदर में आपका वीडियो सॉल्यूशन के अंदर में आप लोगों को जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। ₹499 का है। टीआरई 4 वाले बच्चों के लिए, 4.0 के जितने भी स्टूडेंट है टीपी के, उन सबके लिए ये पैकेज जो है ये फ्री रहेगा। जब ये आपका ये लॉन्च हो जाएंगी तो ये आप लोगों के लिए फ्री रहने वाला है, ठीक है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी, ये फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। तो ये दो चीजों की मैंने आप लोगों के लिए घोषणा कर दी है, ठीक है। ये ₹499 का 10 वीडियो मॉक टेस्ट सॉल्यूशन जो है, और 10 मॉक टेस्ट रहेंगी जिसमें वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको समझाया जाएगा पूरा का पूरा, ओके। ये मॉक टेस्ट आप लोगों की जब आपकी जो आपकी रैंक बूस्टर सीरीज है उसके तुरंत बाद होगी ये 10 मॉक टेस्ट, मतलब कि जैसे 9 तारीख से होगा, 29 तारीख को खत्म होंगी आपकी, तो उसके बाद में जो है आप लोगों की 10 वीडियो मॉक टेस्ट होंगे आपकी रैंक बूस्टर सीरीज के आधार पर। ₹499 का प्राइस है, बट टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट है 4.0 के, उनके लिए ये फ्री रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द रायचूर दोआब इज सिचुएटेड। पेड बैच लेना है सर, श्वेता कुमारी जी, नीचे में नंबर चल रहा है उसके ऊपर में आप लोग 7611101101 9697884444 इस पर कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ, सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं ₹499 के अंदर में आप, लेकिन वो आपको मौका बाद में मिलेगा। अभी जो है टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में वो फ्री में है। ठीक है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स रायचूर दोआब इज सिचुएटेड। रायचूर दोआब, जल्दी बताइए। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, केवल 46% लोगों ने सही आंसर दिया है। कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच वाला जो इलाका है, देखो सबसे पहली बात तो दोआब किसको बोलते हैं? दो मतलब टू, ठीक है, आब मतलब आपका मतलब पानी होता है। तो दो पानियों के बीच में, दो पानी जो है, दो नदियां है, उनके बीच का जो इलाका होता है ना, ठीक है, उसको आप आब, दो आब कहते हैं, दो नदियों के बीच का इलाका। जैसे पंज आब है तो 5 नदियों के बीच का इलाका, 5 नदियों के बीच का इलाका पंजाब, ठीक है। वैसे ही दो नदियों के बीच का इलाका दोआब कहलाता है। तो रायचूर दोआब बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो रायचूर दोआब आप लोगों का कृष्णा तुंगभद्रा जो है नदी है फ्रेंड्स, उसके आप लोगों को बीच में मिलेगा, कृष्णा तुंगभद्रा, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो ये दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच में जो भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। अब देखिए, रायचूर दोआब आप लोगों का कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच में है। जेठ दोआब कहां पर में है, रेचना कहां पर में, बारी दोआब कहां पर में, बिष्ट दोआब कहां पर में, ये मैंने पूरा का पूरा करवाया हुआ है। एक बार मैं फिर से करवा दूंगा आप लोगों को, रिवर वाले लेक्चर के अंदर में करवाया है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है, सारे के सारे दोआब, ओके। तो आपका रायचूर दोआब हर कोई लिखेगा। उसके बाद में एक पॉइंट बस आप याद रखिए अभी फिलहाल के अंदर में, ठीक है, सिंध सागर दोआब कौन से दो नदियों के बीच में होगा? सिंधु नदी और झीलम नदी के बीच में। बाकी के भी याद करवाऊंगा मैं आपको, एक एक करके जो है वो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से याद करवाने की कोशिश करूंगा आपको। ये पूरा का पूरा जो दोआब है ना आप लोगों का, देखिए यहाँ पर में सिंधु नदी और ये झीलम नदी है, तो इनके बीच वाला जो दोआब है, ये वाला इलाका, इसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। सिंधु नदी और झीलम नदी के बीच वाला, ठीक है। ये झीलम नदी और चेनाब नदी को जेठ दोआब बोला जाता है। तो ये भी आपको याद करवाने वाला हूं मैं, ओके। ये देखिए पूरा का पूरा ये सिंध सागर दोआब है, सिंधु नदी और झीलम नदी के बीच में, ठीक है। झीलम नदी और चेनाब नदी के बीच में जेच या चज, दो तरीके से जेच या चज बोलता है, ठीक है। रेचना किसको बोलते हैं? रावी नदी और चेनाब नदी के बीच वाले को बोलते हैं, ओके। बारी किसको बोलते हैं? ठीक है, ब्यास नदी और रावी नदी के बीच वाले इलाके को बोलते हैं आप लोग बारी दोआब। इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी जल्दी से। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं ना, अपनी ना पूरी जान लगा दीजिए 8 तारीख वाले टेस्ट के लिए। आप ऐसा समझिए कि आपका टीआरई 4 का जो है एग्जाम है 8 तारीख को, इस तरीके से आप लोग लगाइए, ठीक है। 8 सितंबर को, ठीक है, आप लोगों की टीचिंग परीक्षा ओपन महा टेस्ट है आप लोगों की, ओके। इसके अंदर में जो है बेसिकली आपके जो जीएस वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो हो गए 100 क्वेश्चन आप लोगों के होंगे उसके अंदर में, ओके। और इन 100 क्वेश्चंस का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, वो आपका रहेगा जो टीआरई, ठीक है, 4 का टीचिंग परीक्षा के अंदर में हुआ है। पूरी जान लगा दीजिए, ऐसा समझिए कि आपका एग्जाम है।
आप देखिएगा कि आप लोगों के एक्चुअल एग्जाम के अंदर में जो है वो नंबर बढ़ चुके होंगे, आप एक्चुअल एग्जाम में बहुत सारे लोगों से आगे, ठीक है। तो ये चीज जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं अभी से, जब बाकी लोग आराम कर रहे हैं तब भी मेहनत करने के लिए। राइट टू प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का पहले आर्टिकल नंबर 31 में था, इसको जो है वो डिलीट कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के जरिए आप लोग बताओगे। अब डाल दिया गया है इसको 300A में, आर्टिकल नंबर 300A के अंदर में डाल दिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया है पार्ट नंबर 12 में। पहले ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 31वें जो है आर्टिकल नंबर 31 के अंदर में था, फंडामेंटल राइट में। इसको जो है 44वें संविधान संशोधन के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए जो है इसको हटाया गया था। मुझे बताइए संविधान संशोधन करने का आर्टिकल कौन सा है, आज ही पढ़ाया है मैंने। जो बच्चा लेक्चर अच्छे से देख रहा था वो आंसर कर पाएगा। 1296 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से करते जाइए आप सभी लोग। सेशन को लाइक भी करते जाएंगे, 1296 हो चुके हैं लाइक्स। जल्दी जल्दी से बताइए संविधान संशोधन का 368 आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स। 368 नंबर का जो आर्टिकल है आप लोगों का वो है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों का कि 44वें संविधान संशोधन के समय में प्रधानमंत्री कौन थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री कौन थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। टीआरई 3 में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था कि 73rd और 74th के समय में कौन थे प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव, है ना। तो वैसे ही अब ये क्वेश्चन बन सकता है 44वां संविधान संशोधन जब हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड, मोरारजी देसाई। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं। मोरारजी देसाई उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे। कहां से लिया गया है ये आपका कंसेप्ट, संविधान संशोधन का कंसेप्ट कहां से, कौन से देश से लिया गया है, ये भी आप लोगों को अभी रिवाइज करवाया है। आप लोग रिवाइज करवा देंगे, जल्दी जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। ओके चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, अब ये क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लगाया है ताकि आप लोगों को और ज्यादा थोड़ा बेहतर तरीके से बता सके। बताइए रोरिंग फोर्टीज, गरजती चालीसा, कितना प्यारा नाम है ना, गरजती चालीसा, रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज, ठीक है, इनके नाम है, एक्चुअल में है, ठीक है। रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज, स्क्रीमिंग सिक्सटीज, ऐसे इनके नाम है। ये कहां पर मैं आप लोगों को बहते हुए दिखती है। अभी ना बहुत बढ़िया तरीके से मैं एनिमेटेड एक इमेज है मेरे पास में, उसके जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। यहां पर में जो हवाएं चलती है, ठीक है, इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, व्यापारिक पवनें। उत्तरी गोलार्ध में ये हवा पश्चिम, पूरब से पश्चिम की तरफ में बहती है, ठीक है, इसलिए इनको ईस्टर्लीज कहा जाता है, ट्रेड ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ठीक है, ईस्टर्लीज, पूर्वी या पूर्वी पवनें, ठीक है। जिधर साइड से आ रही है ना उसको उधर साइड बोलते हैं। ये यहाँ पर में भी जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ में जा रही होती है, ये देख रहे हो आप लोग, पूरब से पश्चिम की तरफ में, ठीक है। साउथ में भी ट्रेड विंड्स कहा जाता है इनको। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोग देखोगे नीचे में ये वेस्टर्लीज है आप लोगों का। जो दक्षिण के अंदर में साउथ में जो वेस्टर्लीज है ना, ठीक है, वेस्टर्लीज, ये बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक ये फैला हुआ है वेस्टर्ली आपका, ठीक है। पछुआ पवन इसको बोलते हैं हिंदी में। ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में ये पवनें बहुत ज्यादा तेजी से बहती है। यहाँ पर में भी बह रही है लेकिन यहाँ धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे। और यहाँ पर में दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बहुत तेजी से जोर जोर से बहती है। तो अलग अलग जो हमारे जो है ना यहाँ पर में लैटिट्यूड्स है, अक्षांश है, उन पर उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच वाले को बोला है रोरिंग फोर्टीज, ठीक है, गरजती चालीसा, ठीक है, फ्यूरियस, डरावनी 50, डरावनी 50, ठीक है, चिल्लाती 60, ठीक है, चिल्लाती क्या बोलेंगे इसको, स्क्रीमिंग 60 इसको बोलेंगे चिल्लाती, ठीक है, 60, 60 बोल देंगे, चिल्लाती 60, ठीक है। तो ये ऐसे नाम रखा गया दक्षिणी गोलार्ध में। ये देखो दो जगह पे है, वेस्टर्लीज दो जगह पे, लेकिन हम लोगों ने कहा पर ये जो फ्यूरियस 40, ठीक है, आप लोगों की इस जैसे रोरिंग 40, फ्यूरियस 40, 50 आपकी, और स्क्रीमिंग 60 ये कहां पर में नाम रखा है, दक्षिणी गोलार्ध में। करते इसका भी कहा है भाई। अब आप लोग बताएंगे मेरे को क्या होगा इसका आंसर। अब तो आपको देखो अच्छा चीखता साठा, क्या बात है, चीखता साठा बोल देंगे हम, चीखता साठा, ठीक है। डरावनी 50,
ठीक है, और रोरिंग 40s को गरजती चालीसा। ये कहां पर में है? तो ये आप लोगों को मिलेगा वेस्टर्लीज में। ठीक है, ये जो वेस्टर्लीज वाला है ना यहाँ पर में, ठीक है, वो भी दक्षिणी गोलार्ध का, सदर्न हेमिस्फीयर का वेस्टर्लीज जो है, ठीक है, जो पछुआ पवने हैं दक्षिणी गोलार्ध की, उसके अंदर में हम लोगों ने ये नाम दिया है। कितना सिंपल हो गया आप लोगों के लिए अब ये क्वेश्चन, है ना? तो ऐसे आप लोगों को इसको याद रखना था। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्योंकि आगे में भी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, तो प्लीज तैयार रहिए आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। ठीक है, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। देखिए फ्रेंड्स, 3 मेन फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस आर, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 3 मेन फैक्टर कौन से पॉपुलेशन चेंज के, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से हैं? जी, तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण बोला है ना, ये एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से जिस एग्जाम में पूछा था, एनसीईआरटी से उठाया इन लोगों ने ये क्वेश्चन। और उसका कारण है फ्रेंड्स आप लोगों का, पहली बात तो अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो गए तो जनसंख्या बढ़ जाएंगी, ज्यादा लोग मर गए तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा, और एक होता है माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना लोगों का। ठीक है, एक जगह से, तो अगर यहाँ पर में ज्यादा लोग आ गए तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएंगी। ठीक है, और अगर यहां पर में लोग आ गए तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएंगी, जहां से लोग गए हैं वहां की जनसंख्या कम होगी। तो जनसंख्या परिवर्तन में माइग्रेशन, प्रवास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, प्रवास, तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये 3 चीजें होती है, ये बोला आपका। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी नामक शास्त्रों के अंदर में। ठीक है, निशा जी, आप जो है नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लेंगे ना, तो टीम आपकी हेल्प कर देंगी कि कैसे आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को, और इवन टीआरई के अंदर में जैसे बच्चे बता रहे कि टीआरई के अंदर में पूछा भी गया है आप लोगों का, और ये मैं जो एग्जाम से मैंने क्वेश्चन उठाया वहां पर में भी पूछा गया था, इसी वजह से इन क्वेश्चंस को करना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो पॉपुलेशन चेंज के 3 कारण एनसीईआरटी से लिया है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। लिख दो सभी लोग, जन्म, मृत्यु और प्रवासन। ठीक है, जन्म, मृत्यु और प्रवासन। अभी ठीक है चौधरी साहब? ओके, नाउ फ्रेंड्स देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु किस दिन का निर्धारण किया गया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, 1455 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी के सभी लोग। सोनी सिंह पूरे, आप सबको आवाज आ रही है क्या? बता दो भाई सोनी सिंह को। एस्टेट में आया था, चलो बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोग जुड़ना चाहते, शिक्षक बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला इंस्टीट्यूट अब तक टीआरई 1, टीआरई 2 के अंदर में, टीआरई 3 के अंदर में भी आप देख लीजिएगा, और टीआरई 4 के अंदर में तो हमने बड़ा लक्ष्य रखा है। बड़ा लक्ष्य रखेंगे तभी जो है फ्रेंड्स उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो 7611 101 101 9697 888 444 इस नंबर पे जुड़कर, ठीक है, जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो आप लोग। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है फ्रेंड्स ये की गई थी आपकी 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया है आप लोगों का? ये आंसर दिया है केवल 9% लोगों ने। लो कर लो बात, केवल 9% लोगों ने सही आंसर दिया है। अब क्या कहूं मैं इसको, इस प्यार को क्या नाम दूं? 9%, केवल 9% लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, जब मैंने देखा है तो 9% उस समय तक का डेटा। डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है फ्रेंड्स, ये इंडियन मुस्लिम लीग उसने बनाया था। ये आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मतलब कि अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर उन्होंने जो एक दिन हड़ताल की थी, ठीक है, तो वो हड़ताल को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस नाम दिया था। वो 16 अगस्त 1946 को हुआ था, ना कि 47 को। 16 अगस्त तक तो आजाद हो चुके थे, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद में भी हल्ला करोगे क्या आप लोग? जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया, आप लोग सिलेक्शन हो गया, फिर भी आप वहां जाके धरने में बैठे रहोगे कि बीपीएससी रिजल्ट दो। वो बोलेगा भाई रिजल्ट दे तो दिया तुम्हारा, ठीक है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं बोलेंगे अच्छा दे दिया क्या, पता ही नहीं चला यार। ठीक है, तो ऐसा ना हो आपके साथ में, अगर जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं उन लोगों के साथ में ऐसा ही होगा। एनालॉजी को समझो। ओके ओके, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946 आपका।
ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, पोल का आप लोग रहने दीजिए, अगर पोल नहीं आया था तो भी कोई बात नहीं, अब आएगा पोल तो अब आंसर सही से लगा देना। ओके, चलिए, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है फ्रेंड्स, डायरेक्ट इलेक्शन डे 16 अगस्त 1946 से चल रहा था, ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना था। नाउ फ्रेंड्स, अब आपका जो है कुलदीप सर वेट कर रहे हैं। ओके, और मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि जो आप लोगों का रैंक बूस्टर सीरीज है आपकी 1 तारीख से चालू होने वाली थी, उसको हम लोगों ने 9 तारीख कर दिया, क्योंकि 8 तारीख को आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ओपन टेस्ट है। पेड वाले जो स्टूडेंट्स है उनको भी एक ओपन कंपटीशन का मौका मिल जाएगा, और काफी सारी जो चीजें हैं उसके अंदर में हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर में देख लीजिए, और प्लीज हर कोई बच्चा, जितना भी बच्चा है वो सारे लोग, ठीक है, इस टेस्ट को सीरियसली लेंगे। ठीक है, इस टेस्ट को, और सिलेबस क्या रहेगा इस टेस्ट का वो मैंने आपको बता दिया है कि टीचिंग परीक्षा की टीआरई 4.0 की जो बैच चल रही है उसमें जितना सिलेबस 7 सितंबर तक हो चुका होगा, 7 सितंबर तक, वो पूरा का पूरा आपका आएगा 7 सितंबर तक। ठीक है, जो सिलेबस हो चुका होगा जीएस के अंदर में वो पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसी के जस्ट अगले दिन 8 तारीख के बाद में जो 9 तारीख आएंगी उसके तुरंत आप लोगों की रैंक बूस्टर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, और रैंक बूस्टर सीरीज के खत्म होते ही आप लोगों के लिए मैंने एक और घोषणा की है कि 499 रुपीज का 10 वीडियो मॉक टेस्ट सॉल्यूशन जो है आपका, वो टीआरई जो बच्चे खरीदना चाहते हैं 499 में केवल ये वीडियो वो खरीद सकते हैं। बाकी अदरवाइज जो टीआरई टीपी 4 के बच्चे हैं उन लोगों को सारी चीजें जो फ्री मिल रही है उसके अलावा ये भी उनको फ्री मिलेगा, हर चीज जो मिल रही है उसके साथ में ये चीज भी फ्री मिलेगी टीआरई 4 के बच्चों को। ठीक है, बच्चों को, तो जितने बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हैं अपनी। ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा है, उसके ऊपर में कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, टीम आपकी हेल्प कर देंगी। ओके, या टीचिंग परीक्षा के ऐप पर डायरेक्टली भी आप लोग जा सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट हो रही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाय, थैंक यू।